हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने चर्चा करेंगे राज्यों के पुनर्गठन की। लास्ट क्लास में अपनों ने चर्चा की थी संविधान के पहले भाग की, जिसमें अपनों ने पढ़ा था संघ व उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कि उन 1 से 4 आर्टिकल के अंदर किस किस प्रकार से बातें लिखी है कि नया राज्य बनाना हो तो क्या हमें किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, राज्यों के नाम में बदलाव करना है तो क्या प्रक्रिया हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये सब बातें अपनों ने लास्ट वाले लेक्चर में की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, वहाँ अपने प्लेलिस्ट में अवेलेबल है पॉलिटी वाले ऑप्शंस में। चलिए आज अपन उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान का नहीं, लेकिन ये जो उस चैप्टर में जो प्रोविजंस हैं उनका यूज़ करते हुए हमने किस प्रकार की नए राज्य बनाए हैं, कैसे हमने आज वर्तमान के जो 28 राज्य हैं उस तक हम किस प्रकार पहुंचे हैं, हमारी इस यात्रा को, पूरी इस जर्नी को हम इस चैप्टर में आज समेटने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आपने बात करेंगे क्या, अगर इसमें बात करें इस चैप्टर में होता क्या है, देखते हैं। ये इस लेक्चर की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो बंसल क्लासेस सीकर के नाम से एक चैनल बना है, टेलीग्राम चैनल है, जिस पर ये पीडीएफ जो है वो अवेलेबल रहेगी, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। पहली बात कि राज्यों के पुनर्गठन के इस चैप्टर में अपन किन किन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। एक तो देखिए इसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले कि रियासतों के बारे में, कि कौन सी रियासतें थी और कौन सी रियासतों में क्या खास बात थी, कि किसका विलय किस प्रकार से किया गया, कुछ उनकी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद अपन इसमें चर्चा करेंगे विभिन्न भाषाई आयोग जो बने हैं, भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए भाषाई आयोगों की जो गठन किया गया था वो आयोग कौन कौन से हैं उनका जिक्र कर लेंगे। और अगर बात करें इसके बाद तो फिर अपने पढ़ेंगे इसमें कि आयोगों के बाद अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में राज्यों का गठन हुआ, राज्यों का क्रम क्या रहा है, राज्यों के गठन का क्रम क्या रहा है, गठन का क्रम क्या रहा है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि राज्यों के पुनर्गठन में देखिए जरा, आजादी के समय भारत में विभिन्न क्षेत्र थे, जैसे विभिन्न इकाइयां थी उस समय भारत में। वो इकाइयां कौन कौन सी थी, देखो जरा सबसे पहले कि विभिन्न इकाइयां कौन कौन सी हैं उनकी बात करें कि एक तो उस समय भारत में हुआ करता था, भारत में एक तो भारत हुआ करता था जिसे अपन ब्रिटिश भारत भी कह सकते हैं। उस समय ब्रिटिश भारत वाला जो भाग था उसकी चर्चा करेंगे कि वे ब्रिटिश भारत जो बाद में भारत बना। एक इसमें थी रियासतें और एक इसमें था विदेशी क्षेत्र। भारत वाले क्षेत्र में जो है अपने जो आज का जो भारत है इसमें कुछ विदेशी क्षेत्र भी इंक्लूड था। आपको कि विदेशी क्षेत्र कैसा, देखिए जरा एक बार कि ब्रिटिश भारत वाला जो हिस्सा था उस भारत में तो 2 चीज इंक्लूडेड थी। एक चीज तो थी अपने प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, जैसे कि कौन कौन से प्रांत हो जाएंगे, अपने बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ये सब क्या है, ये प्रांत हैं। तो ये प्रांत आ गए थे। एक अपने अगर बात करें तो एक अपने भारत ब्रिटिश भारत वाले क्षेत्र में थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। क्या हुआ करते थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। मतलब डायरेक्ट जो आयुक्त होता था, मतलब जो अपने केंद्र सरकार के अधीन, मतलब अंग्रेजों के डायरेक्ट अंडर में होता था, वो कौन सा था, ये अपने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। रियासतें कितनी थी भारत में, रियासतों को लेकर अलग अलग मत हैं, जैसे 552 रियासतें भी लिखी मिलती हैं और 562 रियासतें भी लिखी मिलती हैं। ये रियासतें थी। रियासतें बोले तो एक व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र जिसमें वो राजा है और उस वहाँ सभी नियम कायदे कानून कौन बनाएगा, वो राजा खुद बनाएगा, वो रियासती क्षेत्र था। जैसे हैदराबाद रियासत का नाम सुना होगा, मैसूर रियासत का नाम आपने सुना होगा, ऐसे खूब सारी रियासतें थी, वो रियासतें यहाँ मौजूद थी। विदेशी क्षेत्र भी था, एक तो फ्रांस के अधीन था और एक अपने किसके अधीन था, पुर्तगाल के अधीन था, पुर्तगाल वालों के अधीन था। और एक यहाँ कौन सा था, फ्रांस के अधीन था। पुर्तगाल के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे, यहाँ पुर्तगाल के अधीन कौन कौन से थे, दादर नागर, दमन दीव और गोवा, ये किसके अंडर में थे, पुर्तगाल के अंडर में थे। जबकि फ्रांस के अंडर में कौन था, फ्रांस के अंडर में थे यनम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है यनम, आंध्र प्रदेश में। एक है माहे, केरल में पड़ता है माहे। एक है अपने पुडुचेरी जो अपने वर्तमान में तमिलनाडु में आता है।
और एक है कराईकल जो वर्तमान में तमिलनाडु में आता है। तो ये क्षेत्र जो थे ये विदेशी क्षेत्र थे। और एक यहाँ इनके अधीन जो था वो चंद्रनगर था जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। कौन सा है? चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। ये भी किसका भाग था? ये भी फ्रांसीसियों के अधीन था। चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में, चंद्रनगर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पुर्तगालियों से हमने इस क्षेत्र को आज़ाद करवाया, और आज़ाद कब करवाया? 1961 में हमने आज़ाद करवाया। जबकि फ्रांसीसियों के पास जो क्षेत्र था इसको हमने आज़ाद कब करवाया? 1954 को हमने आज़ाद करवा लिया। पढ़ेंगे अपन आगे, जब मर्ज करेंगे इनको भारत में शामिल करेंगे तब इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। सिंपल से एक बात समझो कि जब हम आज़ाद हुए तो अपने पास 3 प्रकार के क्षेत्र थे। अपने अभी वर्तमान वाले इंडिया में 3 प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो वो भारत था जहां ब्रिटिश ने रूल किया था और डायरेक्ट उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट अपने को सौंप दिए थे कि अंग्रेजों ने कहा भारतीयों ये लो, हम जो हमने राज्य बनाए थे उनके ये डॉक्यूमेंट है, ये लो, आप ले लो आप हमसे। मतलब उनका तो डायरेक्ट प्रशासन अपने अंडर में आ गया था। वहां तो डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट मालिक हो गई थी, वो अपने हिसाब से काम कर सकती थी। वो तो ऐसे क्षेत्र थे। रियासतें भी थी, कुछ राजाओं ने संधियां कर रखी थी। आपने सुना होगा 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधियां की थी, उनके अधीन राजा जो थे वो अंडर में काम करते थे। किसके अंडर में काम करते थे? ये अपने ब्रिटिश है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी के अंडर में काम करते थे राजा। तो वो रियासतें हुआ करती थी। और फिर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे बल्कि यूरोप की अन्य शक्तियां जो थी जैसे फ्रांस और पुर्तगाल, उनके अंडर में हुआ करते थे। तो फ्रांस और पुर्तगाल वाले क्षेत्र अपन ने पढ़ लिए। तो इस प्रकार से टोटल है, भारत कई हिस्सों में टूटा हुआ था। अब मुद्दा था कि इनको एक कैसे किया जाए, चूंकि अब अंग्रेज तो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं तो सारे चीजें किसके पास आ रही हैं? भारतीयों के हाथ में आ रही हैं। लेकिन भारत चाहता था कि ऐसे तो अच्छा प्रशासन नहीं हो सकता कि राजा भी रहे और सब रहे, ऐसा तो प्रशासन नहीं। हमें इन सबको मिलाकर क्या करना है? एक करना है। और यही चैप्टर का नाम है कि राज्यों का पुनर्गठन है, कि जो हमारे पास क्षेत्र है हम इनको इस तरीके से डिजाइन करें कि ये अलग अलग हिस्सों में बंटकर ना रहें, पूरी एक छतरी के नीचे सारे के सारे राज्य आने चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने इसको डिजाइन किया। क्लियर है? आगे बढ़े, चीजें पढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन सा है। हाँ जी, तो रियासती विभाग वाला हो गया। अब रियासतें क्या है? ये रियासतों को अंग्रेजों ने छूट दे दी। अंग्रेज जब जाने लगे तो उन्होंने रियासतों को छूट दे दी। जो अपना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में उन्होंने एक लाइन लिख दी कि 15 अगस्त 1947 को 2 देश होंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। जबकि रियासतें जो होंगी वो स्वतंत्र होंगी, वो चाहे तो भारत में मिले चाहे तो पाकिस्तान में मिले। बस इसी बात का सारा क्लेश था। सारा क्लेश जो था वो किस बात का था? इसी बात का था कि रियासतों को आज़ादी दे गई थी। या तो अंग्रेज डिसाइड कर देते कि भी ये रियासत इसमें जाएगी, ये रियासत इस भारत में जाएगी, ये पाकिस्तान में जाएगी, तब तो मामला फिर भी कम रहता। लेकिन यहाँ उन्होंने आज़ादी दे दी। तो आज़ादी देते ही सब राजा अपनी अपनी तिगड़म बिड़ाने लग गए। सभी राजा अपने अपने काम करने लगे कि नहीं, मैं आज़ाद रहूं, कैसे मैं ज़्यादा शक्तियां प्राप्त रखूं अपने पास, इस प्रयासों में जुट गए। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों के कारण इन राजाओं को कन्विंस किया गया। इन्हें कहा गया कि भैया ये सही नहीं है, आप भारत में आ जाओ। तो इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए हमने एक विभाग बनाया था, रियासती विभाग। उस रियासती विभाग ने सारी कार्रवाई की थी। ठीक है, तो अपने शुरू करें, अपने इस चीज को पढ़ना शुरू करें। देखिए जरा आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपन इसके बारे में क्या विशेषता है। देखिए जरा नोट, एक यहां एक नोट लगा लो और लिखो, भारत में एकीकरण हेतु रियासती विभाग का गठन किया गया था। कौन से विभाग का? रियासती विभाग का गठन किया गया था। तो ये रियासती विभाग जो है ये क्या है, इसका क्या मामला है? देखो जरा, इसका गठन होता है, इसकी घोषणा जो की जाती है वो 25 जून को की जाती है। जून 1947, 25 जून को इसकी घोषणा की जाती है। जबकि इसका गठन जो है वो होता है 5 जुलाई 1947 को। गठन कब होता है? 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। अध्यक्ष थे इसके अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन इसके सचिव थे।
और इसका काम क्या था, इस विभाग का कार्य क्या था? इस विभाग का कार्य था रियासतों को कन्विंस करना, रियासतों के राजाओं को कन्विंस करना कि भैया हम भारत में मिल जाओ। तो ये रियासतों को शामिल करना इसका मुख्य कार्य था। ये साधारण भाषा में लिख दिया कि एकीकरण की प्रक्रिया संपन्न करना, लेकिन मुख्य काम तो एक ही था भैया, ये रियासतें इंडिया में आ जाए, इस प्रकार का काम करने के लिए बनाया गया था। क्लियर है? रियासती विभाग का गठन हो गया। अब चलते हैं अपन रियासतों में। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल रियासतें कितनी थी? कुल रियासतें कितनी थी? कुल रियासतें थी अपने पास 562। कितनी रियासतें थी? 562। हालांकि ध्यान देना, कुछ किताबों में इसे 552 भी लिखा गया है, और अगर इंटरनेट पे आप देखोगे तो इसे 565 भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इनमें एक नहीं है। बहुत खूब कोशिश करी मैंने इन चीज़ों को रिसर्च करने की, लेकिन मुझे इसका कोई परिणाम नहीं मिला। तो 562 वाला आंसर ज़्यादातर ऑथेंटिक किताबों में मिला है, इस वजह से यूज़ किया गया है 562। इसमें से इनका विलय किया गया। विलय जब किया गया तो आसानी से, तो जिसमें से 559 रियासतों का विलय तो आसानी से हो जाता है। 559 का विलय जो है वो इजीली हो जाता है, उनको सरकार कन्विंस कर लेती है आसानी से। जबकि 3 रियासतों का विलय जो है ये विशेष प्रक्रिया से किया गया। किससे किया गया? विशेष प्रक्रिया। और 3 रियासतें कौन कौन सी हैं? 3 रियासतें कौन कौन सी हैं? अगर उन तीनों की चर्चा करें तो एक रियासत है कौन सी? जम्मू कश्मीर। कौन सी रियासत है? जम्मू कश्मीर। एक रियासत है कौन सी? जूनागढ़। कौन सी रियासत है? जूनागढ़। और एक रियासत है कौन सी? हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद। 3 रियासत हैं। इन तीनों का विशेष प्रक्रिया के माध्यम से विलय किया गया, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का विलय। 1 नंबर पे किसका विलय है? ये क्रम से लिखी है मैंने, जिस क्रम में जिस हिसाब से इन्हें मिलाया गया उसी क्रम में यहां लिखा है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। राजा कौन थे? हरि सिंह यहाँ के राजा थे। और यहाँ कौन सा राजवंश था? डोगरा राजवंश। कौन सा राजवंश था? डोगरा राजवंश था। राजवंश था। और विलय जो किया गया था, ये विलय किसके माध्यम से किया गया था? विलय जो किया गया था वो एक विलय पत्र के माध्यम से किया गया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। विलय पत्र से इसका विलय किया गया था, जिसे क्या कहते हैं? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ये इसके माध्यम से विलय किया गया था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के माध्यम से विलय हुआ था जम्मू कश्मीर का। जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ यहां आगे लिख रहा हूं मैं, जूनागढ़ अगले वाले पेज पे। जूनागढ़ और हैदराबाद को अगले वाले पेज पे पढ़ते हैं। लगाइए हेडिंग। 2 नंबर पे कौन सी आएगी? जूनागढ़। जूनागढ़ का विलय। सबसे पहले जूनागढ़ है कहां? ये देखिए, जूनागढ़ अभी वर्तमान में गुजरात का जिला है। वर्तमान में कहां है? गुजरात का जिला है। गुजरात के सौराष्ट्र वाले हिस्से में है। सौराष्ट्र काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है, सौराष्ट्र वाले हिस्से का भाग है जूनागढ़। एक तो ये जूनागढ़ की अगर बात करें तो जूनागढ़ का विलय कब किया गया? फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में जूनागढ़ का विलय किया गया। जबकि इसका विलय कब किया गया था? जम्मू कश्मीर का विलय कब किया गया था? इसका विलय किया गया था अक्टूबर 1947 में। अक्टूबर 1947 में। एक पेपर में यह प्रश्न आ गया था कि तीनों रियासतों के नाम लिखे थे और कहा था कि इनको इनके मिलाने की अवधि के आधार पर आप इसे अवरोही आरोही क्रम में लगाइए, कि इन्हें जब मिलाया गया तो वो क्रम बताइए कौन से क्रम में मिलाया गया। तो इसलिए यहां मंथ लिखवा रहा हूं, अक्टूबर 1947 है। आगे जूनागढ़ वाला जो है वो है फरवरी 1948। यहां के राजा हुआ करते थे, यहां के नवाब हुआ करते थे एक तो, और एक यहां पे दीवान हुआ करते थे। दीवान, नवाब थे यहाँ के महावत खान। क्या नाम था? महावत खान यहाँ के नवाब हुआ करते थे। दीवान कौन हुआ करते थे? शाहनवाज भुट्टो। क्या नाम हुआ करते थे? शाहनवाज भुट्टो यहाँ के दीवान हुआ करते थे, शाहनवाज भुट्टो। और
इसमें विलय जो किया गया वो विलय किसके माध्यम से किया गया था? जनमत संग्रह के माध्यम से। किसके माध्यम से किया गया था? जनमत संग्रह, रेफरेंडम करवाया गया था, रेफरेंडम के माध्यम से विलय किया गया था। और इस रेफरेंडम में 91% जनता ने वोट किए थे किसके पक्ष में? भारत के पक्ष में वोट किए थे। किसके पक्ष में? भारत के पक्ष में वोट यहां किए गए थे, भारत के पक्ष में। तो 91% वोट जो है वो इंडिया के पक्ष में आ गए थे, इसलिए कहा गया कि भैया ये इंडिया में मिलाया जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ को 1949 में सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में शामिल करते हैं। वर्तमान में जूनागढ़ गुजरात का एक जिला है। अब इधर इधर लिख लेते हैं हैदराबाद। यहां कौन सा है? हैदराबाद। 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद। सबसे पहली बात कि भारत की सबसे बड़ी रियासत, हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। इसका मिलाया गया इसको। इसका विलय जो है वो कब किया गया? वो अक्टूबर 1948 में इसका विलय किया गया। अक्टूबर 1948 में इसे मिलाया गया। प्रक्रिया क्या रखी गई? विलय की प्रक्रिया क्या रखी गई थी? विलय की प्रक्रिया रखी गई थी ऑपरेशन पोलो। भारतीय पुलिस ने जो ऑपरेशन चलाया था वो कौन सा चलाया था? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इसे मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। क्लियर है? यहाँ के नवाज जो यहाँ के निजाम जो हुआ करते थे, निजाम, हैदराबाद के राजाओं का उपाधि क्या थी? हैदराबाद के राजाओं का टाइटल क्या था? निजाम इनका टाइटल हुआ करता था। जैसे अवध वाले नवाब लगाते थे, हैदराबाद वाले निजाम लगाया करते थे। मुगल बादशाह लगाते थे, उससे पहले सुल्तान खिलजी, सैयद लोदी, ये सब सुल्तान शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो इसी प्रकार से हैदराबाद के राजा निजाम क्या उपाधि रखते थे? तो निजाम। तो यहाँ निजाम कौन था? यहाँ निजाम था मीर उस्मान अली खान। और इस निजाम के पास सेना थी, रजाकारों की सेना। इस निजाम के पास क्या सेना थी? रजाकारों की सेना थी। मतलब एक सवाल आ गया था पेपर में कि निम्न में से किस रियासत के राजा की सेना जो थी वो रजाकारों की सेना थी। तो ये इस प्रकार का एक सवाल आ गया था। तो एक लाइन याद कर लेना कि रजाकारों की सेना किस रियासत के पास थी? हैदराबाद रियासत के पास थी। तो ये विलय हो गया कि कैसे कैसे हमने विलय किया। इन तीनों रियासतों का विलय हो गया। अब 562 की 562 रियासत इंडिया में मिल चुकी है। अब हमने रियासती विभाग ने अपना काम कर दिया है। अब यहां बन गई है एक पूरे तरीके से इंडिया वाला क्षेत्र बन गया है। क्लियर है? एक तो ये मामला क्लियर हुआ। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन भाषा की मांग ऐसी थी, क्योंकि कांग्रेस में भाषा के आधार पर जो मांग करना शुरू किया था, तो वो अब जब आज़ादी के बाद उन्हें ये कांग्रेस को ही ये दिक्कत झेलनी पड़ी, एक समस्या का सामना करना पड़ा। क्योंकि कांग्रेस में भी भाषाई आधार पर कमेटियों का गठन किया गया था। अब चूंकि कांग्रेस ने इसका गठन किया था तो लोगों ने कहा कि भैया अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब अपने हाथ में सारा कुछ आ गया है, अब हमारे राज्य बना दो और भाषा के आधार पर राज्य बना दो। कांग्रेस इस मांग को कैसे टालती? तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, समय बीतने लगा, वैसे वैसे धीरे धीरे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ने लगी। तो इसलिए नोट करके लिखेंगे, एकीकरण के पश्चात नोट करके लिखेंगे, भारत में धीरे धीरे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। गठन की मांग उठने लगी। अतः भारत में विभिन्न भाषाई आयोगों का गठन किया गया। भारत में विभिन्न भाषाई आयोगों का गठन किया गया। तो उनमें सबसे पहला कौन था? देखिए जरा, सबसे पहला कौन था? देखते हैं कि अब कौन कौन से भाषा के आधार पे कौन कौन से जो हैं। देखिए जरा, नंबर 1, धर आयोग। नंबर 1 क्या है? धर आयोग है। इसे भारत का पहला भाषाई प्रांतीय आयोग है। क्या है? भारत का पहला भाषाई
आयोग है, भाषाई प्रांतीय आयोग है भारत का पहला। एक तो ये ध्यान देना। दूसरी बात धर आयोग, ये इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था जून 1948 में। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट जो करी थी वो करी थी इसने दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में। फिर इसने रिपोर्ट हो गई, गठन होगी। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। देखिए इसका एक्चुअल में नाम जो था, अगर हम कहें वास्तविक भाषा में नाम क्या था, तो वास्तविक भाषा में इसका नाम था भाषाई प्रांतीय आयोग। अब चूंकि इसके अध्यक्ष एस के धर है तो पॉपुलर किस नाम से हो गया? अध्यक्ष के नाम से पॉपुलर हो गया धर आयोग। कोई भी आयोग है, कोई भी समिति है, वो अपने अध्यक्ष के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए यहां भी इस आयोग को हमने क्या कह दिया है? धर आयोग कह दिया है। इसने सिफारिश क्या करी? इसने सिफारिश क्या करी कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाने चाहिए। भाषा के आधार पर राज्य नहीं। भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाने की बात कही। फिर इनसे पूछा अच्छा तो फिर क्या करें, हम किस आधार पर राज्य बनाएं? तो इन्होंने कहा भौगोलिक समीपता, इन्होंने कहा, क्या कहा कि किस आधार पर बनाया जाए राज्य? एक तो भौगोलिक समीपता, भौगोलिक समीपता के आधार पर बनाए जाए। दूसरा इन्होंने कहा वित्तीय आर्थिक स्थिति व विकास के आधार पर क्या किया जाना चाहिए? नए राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। ये आधार होने चाहिए किसी राज्य को। इन आधारों पर गठन होना चाहिए राज्यों का, ना कि भाषा के आधार पर। भैया भाषा के आधार पर करोगे तो आगे डिमांड बढ़ेगी, इस वजह से दिक्कत आएगी। इसलिए आप एक काम करो, इन चीजों को। भौगोलिक सीमितता का मतलब होता है कि अब मान लीजिए ये वाला है हैदराबाद, अब तेलंगाना है मान लीजिए, अब या फिर अपन कह सकते हैं कोई पुराना एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, कि ऐसा नहीं हो कि महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तो यहाँ है, कुछ क्षेत्र यहाँ है, कुछ यहाँ है और एक ही यहाँ है। हम इनको ये नहीं कह सकते कि आप चारों ये क्षेत्र महाराष्ट्र में है, बीच में आंध्र प्रदेश का आ गया, बीच में एमपी का आ गया, कुछ ऐसा क्षेत्र आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा एक ही क्षेत्र में सारे के सारे, एक राज्य है तो वो सारे एक ही जगह पर, उसकी जमीन सारी एक ही जगह पर होनी चाहिए। वर्तमान में जैसे पुडुचेरी है, पुडुचेरी भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां 4 जिले हैं और एक भी जिले की सीमा दूसरे जिले से टच नहीं करती। 4 जिले हैं पुडुचेरी में। पुडुचेरी का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो पुडुचेरी में 4 जिले हैं। एक जिला तो यहां है यनम, फिर यहां है 2 नंबर पे पुडुचेरी, और फिर 3 नंबर पे यहां है कराईकल, कराईकल, और केरल में 4 नंबर पे है माहे। ये वाले 4 हैं। तो ये चारों अलग अलग हैं और चारों ही पुडुचेरी के हैं। तो बोले ये काम नहीं होना चाहिए, पुडुचेरी की तरह काम नहीं होना चाहिए। काम किसकी तरह हो? जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, एक ही जगह सब कुछ है, वो वाला बना कर दो। तो ये भौगोलिक सीमितता होनी चाहिए। दूसरा आयोग धर आयोग के बाद बना था जेवीपी समिति। कौन सी बनी थी? जेवीपी समिति। जेवीपी समिति गठन जो किया गया था इसका, और इसकी रिपोर्ट कब आई थी, और इसमें सदस्य कौन थे? देखो जरा इन सवालों के जवाब देखो कौन है। कि अगर गठन की बात करें तो इसका गठन जो किया गया था वो दिसंबर 1948 में इसका गठन किया गया था। इसने रिपोर्ट जो सबमिट करी थी वो अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। और सदस्यों की बात करें तो इसमें कितने सदस्य थे? 3। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। और वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया। पी से पट्टाभी सीतारमैया।
ये यहाँ बताए गए हैं कि ये 3 व्यक्ति यहाँ थे इन 3 सदस्यों से, क्योंकि इसका कोई अध्यक्ष नहीं था, संरक्षक नहीं था, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया, जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। ये भाषाई प्रांतीय समिति थी जिसका गठन जो है वो कांग्रेस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस द्वारा इसका गठन किया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसने सिफारिश क्या करी? इसने भी भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएं, ये सिफारिश करी थी। भाषा के आधार पर राज्य नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाने चाहिए, ये बात इस समिति ने कह दी। ठीक है साहब, अब दो एक आयोग है, एक समिति है, दोनों ने कह दिया है कि भाषा के आधार पर राज्य मत बनाओ भैया। तो फिर अब सरकार ने कहा नहीं बनाएंगे राज्य। ठीक है साहब, जब टाइम बीतने लगा, समय गुजरने लगा, लेकिन भाषा के प्रति साउथ इंडिया में जो लगाव है वो आज भी अपने को देखने को मिलता है। तो भाषा साउथ इंडिया की राजनीति में आज भी एक बड़ी है, बड़ा मुद्दा है। 1969 में तो एक पार्टी चुनाव जीत गई थी भाषा के नाम पर साउथ इंडिया में, कि उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि अगर हम जीत जाते हैं तो अपनी भाषा को सबसे पहले रखेंगे, और इस बात पे चुनाव जीत गई थी 1969 में साउथ इंडियन पार्टी। तो आप इससे आपको पता लग सकता है कि भाषा के प्रति कितनी कट्टरता है, भाषा के प्रति कितना गहरा लगाव है दक्षिण भारतीय राज्यों में। और इसी प्रकार का एक लगाव का उदाहरण है पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम है? पोट्टी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए तेलुगु भाषा के लिए मूवमेंट किया, और अपने 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो देखते हैं जरा, आइए एक बार यहां नोट लगाएंगे। एक नोट लगाकर अपन क्या लिखेंगे? पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम है? पोट्टी श्रीरामुलु। ये भारत के एक व्यक्ति थे, पोट्टी श्रीरामुलु, आंध्र प्रदेश के थे, कांग्रेस कार्यकर्ता थे। क्या थे? कांग्रेस कार्यकर्ता थे ये। इन्होंने भूख हड़ताल की थी। कितने दिन की भूख हड़ताल है? देखिए, फेमस दिन तो उसके 56 दिन है। कितने दिन है? 56 दिन है। लेकिन अवधि लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता रहे। यहाँ 19 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर 1952 तक ये इन्होंने भूख हड़ताल की थी, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका क्या हो जाता है? इनका निधन हो जाता है। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका क्या हो गया? निधन हो गया भैया। इन्होंने क्यों भूख हड़ताल क्यों की थी? भूख हड़ताल क्यों की थी? तेलुगु भाषी राज्य के लिए। क्यों की थी? क्योंकि ये चाहते थे कि हमारे यहाँ तेलुगु भाषी राज्यों के लिए, तेलुगु भाषी व्यक्तियों के लिए एक राज्य अलग से, तेलुगु भाषी राज्य की मांग के कारण। तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर इन्होंने एक 56 दिन की भूख हड़ताल करी, और उसके बाद इनका निधन हो गया। ये कौन है? पोट्टी श्रीरामुलु है। पोट्टी श्रीरामुलु की अगर बात करें कि कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हालांकि इन्होंने अनशन काफी बार किया था। कहा जाता है कि ये इनका पांचवां अनशन है। ठीक है, अमरजीवी की उपाधि इन्हें दी गई है। तो इस प्रकार की खूब सारी बातें पोट्टी श्रीरामुलु जी के बारे में है। आगे बढ़ते हैं और देखें। अब सरकार पर दबाव बढ़ा। जब निधन हुआ, निधन होते ही पूरे आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, मद्रास, उस समय आंध्र प्रदेश मद्रास का हिस्सा हुआ करता था, तो मद्रास वाले पूरे रीजन में अशांति फैल गई। लोगों ने काफी आंदोलन किए, सरकार पर दबाव बढ़ा। जो सरकार पर दबाव बढ़ा तो सरकार ने घोषणा करी कि हम आंध्र प्रदेश का गठन करेंगे। और वो कब किया गया? इसके घटना के बाद। लिखो, श्री रामुलु जी के निधन के पश्चात भारत में पहली बार भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है वो किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ये कहा गया कि भाई जब इनका निधन हुआ तो काफी विवाद हुआ। विवाद होने के बाद कहा गया कि ठीक है भैया, हम बना देंगे, आंध्र प्रदेश को बना देंगे। तो यहां आंध्र प्रदेश से जुड़े क्या क्या प्रश्न बनते हैं ये देख लेते हैं। क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश का गठन
पहला तो देखिए कि सवाल बना के लिख रहा हूं किस कैसे कैसे है। देखिए पहला कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को गठन किया गया, और ये किस भाषा के लोगों के लिए था, तेलुगु भाषी क्षेत्र है, और इसमें मद्रास के 13 जिले शामिल, मद्रास से अलग किया, और मद्रास से कितने जिलों को अलग किया गया, मद्रास के 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया। कौन सा, आंध्र प्रदेश। और ये भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य, भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य। अब मामला और गहराने वाला था, सरकार को लगा कि हम गठन कर देते हैं, ठीक है, इतनी डिमांड उठ रही है, इतना विवाद हो रहा है, तो कोई बात नहीं, एक गठन कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो लोगों ने और डिमांड करना शुरू कर दिया कि नहीं भैया, हमारे यहाँ तो क्या करो आप, हमारे आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया इस आधार पर हमारे भी कुछ राज्य हैं, उन्हें भी हमारी जो मांगे हैं उन्हें भी पूरी करो, और भाषा के आधार पर और राज्यों की मांग उठने लगी, तो फिर सरकार को मजबूरन पुनर्गठन करना पड़ा। क्लियर है। तो फिर सरकार ने एक आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो बनाया, और सरकार ने घोषणा करी कि अब हम राज्यों का पुनर्गठन करने जा रहे हैं। तो सर इस आगे लिखेंगे 3 नंबर पर एक आयोग बनेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग है। और ये आयोग जो है इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फजल अली आयोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखेंगे जरा, देखिए जरा, इसका गठन जो किया गया था वो अपने किया गया था 29 दिसंबर 1953 को। इसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करी थी वो सबमिट करी थी 30 सितंबर 1955 को। इसमें कुल कितने मेंबर थे, कुल 3 व्यक्ति इसमें शामिल थे, जिनमें एक तो थे अध्यक्ष और 2 थे इसमें सदस्य। 2 थे इसमें सदस्य, एक अध्यक्ष थे, 2 अपने क्या थे, सदस्य थे। अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। कौन अध्यक्ष थे, फजल अली। सदस्यों में बात करें तो सदस्यों में कौन थे, HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और एक थे अपने KM पणिकर, कवलन माधेकर पणिकर। HN कुंजरू जिन्हें हृदयनाथ कुंजरू, और KM पणिकर, कवलन माधव पणिकर, ये इनका नाम था। टोटल 3 सदस्य यहां हुआ करते थे, टोटल 3। तो 2 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 3। अब इसका काम क्या था, इसे काम क्या सौंपा गया था, इसको काम सौंपा गया था कि आपको विचार करना है कि भाषा के आधार पर हमें राज्य बनाने पड़े तो कितने राज्य बनाएंगे हम, किस प्रकार से, या भाषा के आधार पर राज्य बनाना उचित है भी या नहीं, ये इसे ड्यूटी दी गई थी, इसके लिए बात की गई थी। इसे काम क्या था, अब मैं लिख देता हूं, कार्य क्या है, नाम से ही क्लियर है, राज्यों के पुनर्गठन हेतु सिफारिश करना। राज्यों के पुनर्गठन हेतु सिफारिश करना, सिफारिश करना। क्लियर है, राज्यों के पुनर्गठन हेतु सिफारिश करने की जिम्मेदारी इसे दी गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग को। अब इस आयोग की सिफारिशें क्या हैं, फजल अली आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं, आगे लिखते हैं। इसने क्या क्या सिफारिशें करी, फजल अली आयोग ने किस प्रकार की सिफारिशें करी है, उन सिफारिशों को पढ़ेंगे। देखिए जरा, इन्होंने पहली बात कही कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य लागू नहीं हो सकता। तो क्या कहा इन्होंने, भाषा के आधार पर राज्य संभव है, लेकिन एक भाषा एक राज्य
एक भाषा एक राज्य सिद्धांत नहीं चलेगा। एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होना चाहिए, एक तो ये कहा गया है। दूसरा, इन्होंने कहा कि गठन के समय राज्यों के गठन के समय राज्यों के गठन के समय राष्ट्रीय एकता राज्यों के गठन के समय राष्ट्रीय एकता एकता और देखें तो, और इन्हें प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रशासनिक कार्यकुशलता, एक अपने देखें तो कहा वित्तीय स्थिति, वित्तीय सुरक्षा और सांस्कृतिक एकरूपता। एकरूपता, इन सभी मुद्दों का ध्यान रखा जाना चाहिए, का ध्यान रखा जाना चाहिए। कहा गया कि भैया बना दो, भाषा के आधार पर राज्य बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे क्या नहीं होना चाहिए, उनमें देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तुम राज्य भाषा के आधार पर बना दो, लेकिन अगर उससे प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है तो फिर वहां राज्य कोई काम का नहीं है, तो वहां राज्य इससे अच्छा है कि ना ही बनाया जाए। फिर कहा गया कि पैसे का भी देख लेना, कभी तुम ये भाषा के चक्कर में पड़ जाओ और फिर ऋण जाल में फंस जाओ, ये नहीं होना चाहिए, इसका भी थोड़ा सा मेंटेन करके चलना भैया। फिर कहा गया सांस्कृतिक एकरूपता, हमारे इस प्रकार से टुकड़े ना हो जाएं कि जिस सांस्कृतिक विविधता के लिए भारत जाना जाता है और वही विविधता उसके लिए अभिशाप बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों का ध्यान रखो, अगर ये सब चीजें परफेक्ट हैं तब हम क्या कर सकते हैं, लोगों की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। फिर राज्यों में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाए ताकि लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो लोग इस डिमांड को कम करेंगे। तो ये राज्यों में कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं। और कहा गया क्या कि इसने सिफारिश करी थी भारत में राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 4 श्रेणियों को समाप्त कर 2 श्रेणियां बनाई जाएं। बनाई जाएं और वो 2 श्रेणियां कौन सी होंगी, एक तो होंगे राज्य और एक होंगे यूटी, और एक होंगे यूटी। इसने कहा कुल कितने राज्य बने, 16 राज्य बनाए जाएं। और कितने यूटी बनाए जाएं, तो इसने कहा कि 3 यूटी बनाए जाएं। अब ध्यान देना, मैं यहां एक प्रश्न फ्रेम कर रहा हूं आपके लिए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या कहा कि राज्यों की कितनी श्रेणियां बनाई जाएं, 2 प्रकार के क्षेत्र भारत में होने चाहिए, एक तो राज्य हो और एक यूटी हो। राज्य के लिए सिफारिश की गई कि राज्य कितने बनाए जाएं, तो कहा गया राज्य 16 राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, जबकि यूटी बनाई जाए तो कितनी बनाई जाए, 3 यूटी का गठन भारत में किया जाना चाहिए। तो ये पूरी सिफारिश की थी किसने, ये अपने सिफारिश की थी फजल अली आयोग ने, पुनर्गठन आयोग ने। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भैया ये हमें ये तो बताया ही नहीं आपने कि 4 श्रेणियां कौन सी है, कि आज़ादी में जब हमने आयोग बनाया, हम आज़ाद हुए तो भारत में 4 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया। जो भी रियासतें थी उनको किस प्रकार से बांटा गया, देखिए जरा वो 4 श्रेणियां कौन सी हैं। फिर आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे कि इनकी सिफारिशों को लागू कैसे किया गया। नोट लगाकर एक बार 4 श्रेणियां पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। हाँ जी, नोट लगाकर संविधान में शामिल राज्यों की श्रेणियां।
कब थी? 1949 में। और कुल कितनी थी? कुल 4। कुल कितनी श्रेणियां थी? 4। तो कौन कौन सी थी देखो जरा एक बार। सबसे पहले श्रेणी ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी और फिर आएगा डी। यहां श्रेणी कौन कौन सी है? नंबर 1, वे राज्य डाले गए थे जिन्हें जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन जो है वो क्या कहा गया था? प्रांत कहा गया था। तो इसमें ब्रिटिश शासन के अधीन जो प्रांत थे, 1935 के अधिनियम के हिसाब से जो प्रांत थे उन्हें शामिल किया गया था। और इनकी संख्या कितनी थी? कुल कितने राज्य थे? संख्या थी 9। जैसे असम हो गया, जैसे कौन कौन से हो गए? असम हो जाएगा, एक अपने पंजाब हो जाएगा। इस प्रकार से असम था, पंजाब था, और अपने अपने क्या कहें कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन राज्यों को बंगाल, अपने बिहार, ये सब जो हैं ये यहाँ के 9, कुल टोटल 9 भाग थे। बी भाग में किसके शामिल किया गया था? वे जो शाही शासन के अधीन थे। शाही छात्र शासन के अधीन क्षेत्र कौन से थे? बड़ी रियासतें। कौन सी रियासतें? इसमें मुख्यतः बड़ी रियासतों को इंक्लूड किया गया था, बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था। ऐसी रियासतें जहां जहां क्या होता था? निर्वाचित विधानमंडल होता था। जहां क्या होता था? निर्वाचित विधानमंडल होता था। उन रियासतों को शामिल किया गया था इसमें। किन रियासतों को? जैसे कौन कौन से हैं? कुल संख्या कितनी थी इनकी? भी कुल संख्या 9 थी। कुल संख्या कितनी थी? 9 संख्या थी इनकी। 9 में एग्जाम्पल डालें तो एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? देखो जरा, भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद थी। फिर मैसूर थी, मैसूर के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी। ये सब जो था ये वाले क्षेत्रों को इसमें इंक्लूड किया गया था। आगे चलते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाले पे क्या क्या आ गया? श्रेणी सी में क्या कहा गया कि इसमें वे जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, मतलब गवर्नर के अंडर में आने वाले डायरेक्ट छोटे छोटे क्षेत्र, वो कौन से थे? वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। मुख्य आयुक्त के अधीन क्षेत्र प्लस छोटी रियासतें प्लस छोटी रियासतें। और इनकी कुल संख्या कितनी थी? 10। कुल संख्या कितनी थी? 10। छोटी रियासतों में एग्जाम्पल है क्या अपने पास? बिल्कुल है। मणिपुर है, कच्छ है, भोपाल है, मणिपुर है, कच्छ है, भोपाल है, ये इंक्लूड है। और अगर चीफ मुख्य आयुक्त वाले की बात करें तो एक इसमें दिल्ली है, एक इसमें कुर्ग है, और एक इसमें अजमेर है, अजमेर मेरवाड़ा है। ये जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र जो हैं ये इंक्लूड थे। और चौथे वाले क्षेत्र में थे अंडमान निकोबार। क्या नाम थे? अंडमान निकोबार। हालांकि चौथे कैटेगरी बनाई गई थी राज्यों की। कौन सी कैटेगरी बनाई गई थी? जो विदेशों से हम जो क्षेत्र ग्रहण करेंगे उनको इंक्लूड करेंगे। लेकिन यहां विशेष परिस्थिति के कारण किसे शामिल किया गया? अंडमान निकोबार को शामिल किया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हो गया वाला। तो अब ये संविधान में 4 श्रेणियां थी। फजल अली आयोग ने कहा कि अरे भैया इन 4 श्रेणियों को तो आप क्या कर दो? रद्द कर दो। जबकि कितनी श्रेणियां बना दो? 2 नई श्रेणियां बना दो। और नई कौन सी थी? राज्य और यूटी। ये कहा गया कि राज्य और यूटी बना दो। ठीक है साहब, राज्य और यूटी बना देंगे। अब देखते हैं सरकार पर क्या लिखेंगे। फजल अली आयोग की सिफारिशें। सिफारिशें जो थी ये लागू की गई। और किसके माध्यम से लागू की गई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा इसे क्या किया गया, लागू किया गया। तो 1956 द्वारा लागू। अब लागू करके कितने राज्य बनाए गए, लागू करके 14 राज्य बनाए गए। लागू करके कितने यूटी बनाए गए, 6 यूटी बनाए। हालांकि ध्यान देना, दो अलग अलग प्रकार के प्रश्न बन गए यहां पे। क्या कि अगर पूछे फजल अली आयोग ने कितने राज्य बनाने की सिफारिश की थी, तो क्या कहेंगे 16। फजल अली आयोग ने कितने यूटी बनाने की सिफारिश की थी, तब कहेंगे 3। लेकिन फजल अली आयोग की सिफारिश पर कितने राज्य बनाए गए, तब आप क्या कहोगे 14। और फजल अली आयोग की सिफारिश पर कितने यूटी बनाए गए, तब आप क्या कहोगे 6। ये 4 प्रश्न बन गए, 2 तो सिफारिश में से और 2 लागू जब की गई तब क्या किया गया। क्लियर हुआ। फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने कुल कितने राज्यों का गठन किया, 14 राज्यों का गठन किया। जबकि यहां कितने यूटी बनाए थे, 6 यूटी बनाए थे। अब मैं 14 राज्य आपको बताऊं जरा एक बार, कौन से है 14 राज्य, देखिए जरा। एक तो है जम्मू कश्मीर, एक है पंजाब, एक है राजस्थान, नक्शे के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, राजस्थान, यहां है यूपी, और यहां है बिहार। यहां कौन सा है, बिहार। और आगे बात करें कि इसके बाद एक राज्य आ जाएगा कौन सा, असम। कौन सा राज्य आ जाएगा, असम। और नीचे यहां आ जाएगा एमपी। एमपी के बाद आ जाएगा बंगाल। एमपी के बाद कौन सा आ गया, बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला आ गया। और उसके बाद आ जाएगा बॉम्बे। बॉम्बे के बाद आ जाएगा मैसूर। मैसूर के बाद आ जाएगा केरल। फिर यहां आ जाएगा मद्रास। मद्रास के बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद आ जाएगा ओडिशा, या उस समय उड़ीसा बनाया गया था, तो ये उड़ीसा 2011 में नाम चेंज किया गया ओडिशा। तो ये ओडिशा। टोटल ये वाले राज्य हैं। यूटी कितने बनाए गए थे, यूटी 6 बनाए गए थे। देखो जरा 6 यूटी कौन कौन से हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। इसमें सबसे ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। सबसे ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या है, दिल्ली है। दिल्ली के बाद सबसे नीचे यहां लक्षद्वीप है। और यहां अंडमान निकोबार है। यहां क्या है, अंडमान निकोबार है। और यहां अपने बात करें तो मणिपुर है। और मणिपुर के बाद कौन है, मणिपुर के यहां कौन है, यहां त्रिपुरा है। नक्शे के हिसाब से डिजाइन किया मैंने इनको। एक जगह भी लिख सकते हो लेकिन याद नहीं होंगे अगर लिखोगे तो। नक्शा याद है, नक्शा याद है तो इजीली, बिल्कुल 1 मिनट का खेल है आपको इन राज्यों को याद करना। काउंट कर लो एक बार, कहीं रह ना गया हो कोई राज्य। 3 3 6 2 8 और 2 10 4 14, पूरे हैं 14, 6 कंप्लीट है यहाँ पे। तो टोटल ये वाले राज्य हैं जो 14 राज्य बनाए गए थे, 6 राज्य हैं। इनसे आगे की कहानी शुरू होती है। इसके बाद के जो राज्य हैं वो बाद में बनाए गए थे। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और कौन कौन से राज्य बनाए गए थे। एक बार मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप थोड़ा सा देख लें एक बार ढंग से। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नाम याद कर सकते हैं इनके। हाँ जी, आगे बढ़े, आगे देखें और कौन कौन से हैं। चलिए अब अपने ईयर के हिसाब से चलेंगे कि ईयर में कौन कौन से हैं। देखो जरा, 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी क्या किया गया, बॉम्बे का विभाजन। बॉम्बे का विभाजन किया गया। मराठी भाषा के क्षेत्र हैं और एक गुजराती भाषा का क्षेत्र है। मराठी भाषा वालों के लिए कहा गया महाराष्ट्र, और यहां से निकाला गया गुजरात। महाराष्ट्र ये अपने 15वां राज्य है। ये गुजरात जो है ये अपने भारत का 15वां राज्य है। और महाराष्ट्र को 14वां राज्य माना जाता है। कौन सा राज्य माना जाता है, 14वां राज्य माना जाता है महाराष्ट्र को, 14वां राज्य। ध्यान दे लेना, कौन सा राज्य कहा जाता है, 14वां राज्य कहा जाता है। और गुजरात जो है वो कौन सा राज्य है, 15वां राज्य है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अभी 15 राज्य हैं और 14 और 15 हो गए, ठीक है। अगले पे आ जाओ, 1960। 1960 के बाद एक सन आएगा, अपने ईयर आएगा, कौन सा आएगा? 1963। 1963 में भी 1 दिसंबर 1963 को गठन किया गया था। किसका? नागालैंड का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? नागालैंड का गठन किया गया था। ये नागालैंड का गठन असम की नागा पहाड़ियों, असम की नागा पहाड़ियों वाले क्षेत्र में, असम की नागा पहाड़ियों व त्वेनसांग क्षेत्र को मिलाकर क्या बनाया गया था? ये नागालैंड बनाया गया था। त्वेनसांग क्षेत्र मिलाकर जो है वो क्या बनाया गया था? नागालैंड बनाया गया था। ये भी याद कर लेना भी, नागालैंड का 1 दिसंबर को स्थापना दिवस होता है नागालैंड का। उसके बाद 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया। किसका पुनर्गठन किया गया? पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पंजाब का पुनर्गठन पहली बात तो शाह आयोग की सिफारिश पर। कौन से आयोग की सिफारिश पर? शाह आयोग की सिफारिश पर। शाह आयोग की सिफारिश पर, सिफारिश पर, यह ध्यान देना, शाह आयोग की सिफारिश पर गठन किया गया था पंजाब का पुनर्गठन। इसमें से अलग किया गया, अलग किसे किया गया? एक तो हरियाणा का, हरियाणा को अलग किया गया, और एक चंडीगढ़ को। एक किसे अलग किया गया? चंडीगढ़ को। एक हरियाणा का, एक चंडीगढ़ को। हरियाणा जो है ये अपने हैं हिंदी भाषा के लिए, इसके लिए हिंदी भाषा क्षेत्र है, हिंदी भाषा क्षेत्र है। और चंडीगढ़ को लेकर दोनों के बीच में विवाद था, तो इसलिए चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया। चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? यूटी। यहां एक बात का और ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा कि 1961-62 की तो कोई बात ही नहीं की गई है। 1961 में हमने जो दादर नागर हवेली है उसे 10वें संविधान संशोधन से यूटी बनाया था, जबकि 1962 में गोवा दमन दीव को 12वें संशोधन से यूटी बनाया था। 1962 में पुडुचेरी को 14वें संशोधन से यूटी बनाया था। ये तो लिखे ही नहीं है अपन ने, बिल्कुल जानबूझकर नहीं लिखे हैं, क्योंकि अपने यूटी का इतिहास अलग से पढ़ेंगे। अभी हम राज्यों की बात कर रहे हैं, उसके बाद यूटी 1956 से शुरू करेंगे, अंत तक जाएंगे कि यूटी अभी वर्तमान में क्या है, 6 जो बने थे उससे कैसे कैसे आगे बढ़े, तो वो यूटी का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, अलग से बनाएंगे इसमें एक स्लाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1966 वाला हो गया। 1966 के बाद फिर आएगा 1971। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया। फिर आएगा 1972। 1972 में 2 काम हुए थे। एक तो क्या? अरुणाचल प्रदेश, और एक हुआ था मिजोरम, जिन्हें कंबाइंड रूप से नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर नेफा के नाम से जाना जाता था। एजेंसी, इसे नेफा के नाम से जाना जाता था। तो इन दोनों को यूटी बनाया गया, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश बनाया गया, यूटी बनाया गया। यूटी बनाया गया। फिर 1972 में एक और काम हुआ था। 1972 में एक और क्या हुआ था? मणिपुर को, त्रिपुरा को, मणिपुर को, त्रिपुरा को और मेघालय को, इसे क्या बनाया गया? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों को क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। राज्य का दर्जा, इन तीनों को क्या बनाया गया? राज्य का दर्जा दिया गया था इन तीनों को। यहां एक नोट लगाएंगे, यहां एक नोट लगाएंगे। मेघालय, मेघालय, नोट लगाकर क्या लिखेंगे? मेघालय। तो क्या नोट करेंगे? मेघालय के लिए अलग से नोट क्यों लगाया हमने? देखिए जरा मेघालय के बारे में, इसके बारे में अलग से नोट पढ़ते हैं। क्या मामला है मेघालय का? मेघालय के लिए कहा जाता है कि मेघालय को 22वां संशोधन,
मेघालय को 22वें संशोधन 1969 द्वारा असम के अंतर्गत एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया। ऑटोनोमस स्टेट, स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया। ये किसे दिया गया? ये अपने दर्जा दिया गया था मेघालय को 22वें संशोधन 1969 द्वारा। ठीक है, असम के अंतर्गत स्वायत्त राज्य ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया गया था। ध्यान देना, बाद में 1972 में इसे असम से अलग करके एक पूरा फुल फ्लेज्ड स्टेट जो है वो बना दिया गया था। तो ये तीन बातें याद रखेंगे कि यहाँ ये वाली कहानी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगले 1972 के बाद आएगा 1975 कि 1975 में क्या किया गया, देखिए जरा। 1972 के बाद आएगा 1975। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। देखिए जरा, सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। अब देखो जरा यहां क्या मामला है, देखना जरा, यहां लिखूंगा सिक्किम। सिक्किम में कौन से वंश का शासन था? चोग्याल वंश था। चोग्याल डायनेस्टी का यहां पे रूल था सिक्किम में। चोग्याल डायनेस्टी थी सिक्किम में। कहा गया कि चोग्याल राजा जो थे वो उस समय इतने योग्य शासक नहीं थे। यहाँ जनता परेशान थी और कहती थी कि भैया हमें तो भारत में मिला लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। सरकार ने कहा क्यों नहीं, वोटिंग करवा लेते हैं। जितनी वोटिंग में आएगा, जो वोटिंग का डिसीजन आएगा, अगर सिक्किम के लोग चाहेंगे तो सिक्किम को मिला लेंगे। तो सिक्किम में जब वोटिंग करवाई गई तो 97.5 लोगों ने कहा कि हाँ हम किस में मिलना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं। तो बाद में सिक्किम को भारत में मिलाया गया। मिलाने के लिए सबसे पहले इसमें 2 संशोधन किए गए थे। कितने संशोधन किए गए थे? 2 संशोधन। पैंतीसवां संशोधन कब होता है? 1974 में। 35वां संशोधन कब होता है? 1974 में। और क्या कहता है कि सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट के रूप में एक्सेप्ट करता है। सिक्किम को भारत का एक सह संबद्ध राज्य, भारत का एक सह संबद्ध राज्य है, जुड़ा हुआ है हमसे, हमसे संबंध रखता है, लेकिन पूरे तरीके से एक राज्य नहीं है। सह संबद्ध राज्य का दर्जा, सह संबद्ध राज्य का दर्जा। अब यहां इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए क्या किया गया 36वें संशोधन से? अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 10A और अनुच्छेद नंबर 2A, अनुसूची 10 जोड़ी गई। जबकि 36वें संशोधन से, 36वां संशोधन 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य, सिक्किम क्या बन गया? पूर्ण राज्य बन गया। और इससे अनुसूची, ये अनुच्छेद 2A व अनुसूची 10 समाप्त कर दी गई। और सिक्किम भारत का कितने नंबर का राज्य बना? सिक्किम भारत का 22वें राज्य के रूप में रजिस्टर्ड हुआ। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो ये थी सिक्किम की कहानी कि सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी थी और मानमयाल नाम के राजा थे, अंतिम चोग्याल राजा हुए हैं जिन्होंने, जिनसे जनता परेशान थी, वोटिंग करवाई। वोटिंग करवाने के बाद मिलाया गया। मिलाकर पहले तो हमने सह संबद्ध राज्य रखा, बाद में उसे फुल फ्लैश्ड एक स्टेट का दर्जा दे दिया है। और कितने नंबर का स्टेट बना है? 22वां स्टेट जो है वो बना है। कौन सा? सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। 1975, 1975 के बाद आएगा 1987। 1987 इसमें जो 1972 में हमने यूटी बनाए थे, किसको? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम व गोवा,
इन तीनों को ही क्या किया गया, राज्य का दर्जा। ये तो अभी आपने पढ़ा कि अरुणाचल और मिजोरम को तो 1972 में क्या दिया गया था, यूटी का दर्जा दिया गया था, जबकि 1987 में 15 साल तक यूटी रहे। 15 साल यूटी रहने के बाद ये क्या बन गए, राज्य बन गए। देखिए प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, निम्न में से किस राज्य ने, कोई राज्य कभी भी यूटी नहीं रहा, या निम्न में से कौन से ऐसे राज्यों का समूह है जो राज्य बनने से पहले भारत में यूटी के रूप में रजिस्टर्ड थे। तो इस प्रकार के प्रश्न जब बनेंगे तब आपको यहां पता लगेगा कि हाँ, हमने चीजें जो डिटेल में पढ़ी है उनका लाभ हमें कहां मिलेगा। क्लियर है? तो ये इस प्रकार के सवाल बनेंगे। इन सवालों से थोड़ा सा अवगत रहिएगा, इन सवालों से थोड़ा सा रूबरू रहिएगा कि इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, जैसे गोवा, गोवा पे पुर्तगालियों का शासन था। गोवा पे किसका शासन था, पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगालियों के अधीन था गोवा, पुर्तगालियों के अधीन था कौन, गोवा। ये हमने आजाद कब कराया, गोवा को आजाद कब करवाया गया, 1961 में। और ऑपरेशन विजय, कौन से ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया था। इसे यूटी का दर्जा कब दिया गया, गोवा को यूटी का दर्जा, यूटी का दर्जा कब दिया गया, 1962 में। यूटी का दर्जा कब दिया गया, 1962 में यूटी का दर्जा दिया गया। और ये अपने यूटी का दर्जा 1962 में दिया गया। और ये कौन से संविधान संशोधन से दिया गया, ये 12वें संशोधन से। और पूर्ण राज्य कब बन जाता है, पूर्ण राज्य आपके सामने लिखा है, एक बार फिर से यहां लिख देता हूं ताकि एक सीरीज में चीजें याद रहें। पूर्ण राज्य कब बन गया, 1987 में। ये गोवा का एक छोटा सा इतिहास है कि गोवा किस प्रकार से भारत में आया, पहले किसके अधीन था, कब यूटी बना, कब राज्य बना। 4 बातें याद रखोगे। कितनी बातें याद रखोगे, 4। पुर्तगालों के अंडर में था, हमने 1961 में आजाद करवाया, ऑपरेशन विजय चलाया, 1962 में हमने 12वें संशोधन से इसे यूटी बनाया, और 1987 में हमने इसे क्या कर दिया, एक पूर्ण फुल फ्लेज्ड राज्य वाला हम इसे स्टेटस दे दिया। आगे बढ़ते, अच्छा पेज नहीं है, और चलो और देख ऐड कर लेते हैं। हाँ, अगला आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सा है। हाँ जी, इसके बाद गोवा, इसके 1987 के बाद अगर बात करें तो उसके बाद आएगा अपने वर्ष 2000। लगाइए वर्ष 2000, लगाइए वर्ष 2000 में पढ़ेंगे कि 3 राज्य हमने अलग अलग बनाए। कौन सा है, वर्ष 2000 है। और वर्ष 2000 में अगर बात करें तो वर्ष 2000 में कौन कौन से हैं, देखे जरा। वर्ष 2000 में हमने क्या किया था कि 3 नए राज्यों का गठन, 3 नए राज्यों का गठन है। एक तो है अपने 3 नए राज्यों का गठन है। एक तो है 1 नवंबर, और एक अपना है 9 नवंबर, और एक अपना है 15 नवंबर। हमने कौन से नए राज्य बनाए, देखिए जरा। 1 नवंबर को तो बनाया हमने उत्तराखंड, उत्तराखंड। 9 नवंबर को अपनों ने बनाया था कौन सा, सॉरी 1 नवंबर को तो बनाया था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और 9 नवंबर को हमने कौन सा बनाया था, 9 नवंबर को हमने बनाया था अपने जो उत्तराखंड है, नाम क्या रखा था, उत्तरांचल के नाम से बनाया था उत्तराखंड। उत्तरांचल के नाम से, यहां लिख लेना इस नाम से, उत्तरांचल के नाम से। यहां अलग, अगले पेन से, अलग पेन से लिखेंगे। यहां है झारखंड, कौन सा है, झारखंड। 3 राज्य हैं, ध्यान दो इधर। ये हमने उत्तरांचल के नाम से बनाया था, उत्तरांचल नाम से। किस नाम से, उत्तरांचल नाम से बनाया था। ये हमने छत्तीसगढ़ बनाया, किससे अलग किया, एमपी से अलग किया। हमने ये बनाया, उत्तराखंड बनाया, ये हमने किससे अलग किया, यूपी से अलग किया। और हमने झारखंड जब बनाया अपनों ने तो वो किससे अलग किया,
बिहार से अलग किया, बिहार से हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है साहब, आगे आ जाओ और देख लेते हैं और क्या खास बात है। बिहार से अलग कर दिया, ये हो गए 3 राज्यों का गठन हो गया बिहार। इसके बाद नया राज्य कब बना, 2014 में बना। कौन सा बना, तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना बना। तेलंगाना कब बना, 2 जून। अगर डेट भी पूछ ले तो वो डेट क्या रहेगी, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। और ये किससे अलग करके बनाया गया, ये अपने आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, अलग किया गया। इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। राजधानी क्या रखी गई, हैदराबाद। जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या रखी, अब बनी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती, याद कर लेना भी। राजधानी क्या है, अमरावती। 2 जून 2024, मतलब शुरुआती 10 साल तक राजधानी दोनों की ही हैदराबाद रही, लेकिन 10 साल बाद में चेंज कर लिया गया और कौन सी बना दी गई, अमरावती। फिर 2019 का साल आ गया और 2019 में डेट आएगी 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को विभाजन किया गया, किसका, जम्मू कश्मीर का विभाजन। किसका विभाजन किया गया, जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। और इसका विभाजन करके यूटी बनाए गए। कितने यूटी, 2 नए यूटी बनाए गए, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक का नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम है लद्दाख। जम्मू कश्मीर और एक का नाम क्या है, लद्दाख। क्लियर है, तो 2 यूटी बनाए गए। अब भारत में कुल कितने राज्य हो गए, 28। ये भारत का 29वां राज्य है। भारत का कौन सा राज्य, 29वां राज्य है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या खास बात है। 3 राज्यों का गठन हो गया, ये अपने राज्यों वाली प्रक्रिया पूरी हुई। आज जो 28 राज्य हैं, 29 के बाद 1 माइनस कर दिया हमने, जम्मू कश्मीर। अब कितना रह गया है, तब अपने यहाँ 28 राज्य रह गए। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यूटी की तरफ कि यूटी का इतिहास क्या रहा है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश, क्या हेडिंग लगाएंगे, भारत में केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यूटी कितने हैं भारत में, अगर इनकी चर्चा करें। यूटी देखिए जरा, 1956 में 6 थे। छह यूटी बनाए गए थे। कौन कौन से यूटी थे, मैं नाम लिख रहा हूं यहां पे, देखिए जरा। एक तो था दिल्ली, और एक था लक्षद्वीप, जिसे उस समय लक्काद्वीप कहा जाता था, और एक है अपने अंडमान निकोबार। 3 तो यूटी ये हैं जो वर्तमान में भी यूटी हैं। और इस समय 3 यूटी और बनाए गए थे। 3 यूटी और बनाए गए थे। कौन कौन से बनाए गए थे, एक तो हिमाचल, और एक अपने बात करें तो हिमाचल, एक मणिपुर, और एक त्रिपुरा। टोटल 6 यूटी बनाए गए थे 1956 में। इन 6 यूटी में से देखिए जरा, इन 6 यूटी में से इन दोनों को तो राज्य कब बनाया गया, इन दोनों को राज्य कब बनाया गया, इन दोनों को राज्य बना दिया गया था। मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य जो बनाया गया था, ये अपने बनाया गया था 1972 में। और जबकि हिमाचल को राज्य कब बनाया गया था, 1971 में। अब अपने पास यूटी बच गए 3। पीछे कितने यूटी हैं, 3 है। आगे बढ़ते हैं, अब यूटी देखते हैं, अगला यूटी देखते हैं, अगला कौन सा बनेगा। फिर वर्ष आएगा 1961 का, संविधान संशोधन आएगा, 10वां संविधान संशोधन। 10वां संशोधन है, और किसका गठन किया गया, दादर नागर को यूटी बनाया गया। दादर नागर हवेली को यूटी बनाया गया। ठीक है साहब, अब अपने पास कितने यूटी हो गए, 4। 3 तो पहले वाले, एक और आ गया, 4 हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला 1962। 1962 इसमें अच्छा कौन सा संशोधन है, 12वां। 12वां संशोधन है। 12वें संशोधन से गोवा, दमन दीव को यूटी, गोवा दमन दीव को यूटी बनाया गया। ठीक है, लेकिन गोवा को बाद में 1987 में क्या बना दिया गया,
राज्य बना दिया गया। 1987 में क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया, इसलिए गोवा यूटी नहीं है। अब कौन से बच गए? दमन दीव। तो टोटल कितने यूटी हो गए? 5, 3, 4 और 5। आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा 1962, फिर से आएगा। फिर यहां लिख रहा हूं 1962। कौन सा संशोधन है? 14वां संशोधन है। 14वां संशोधन है। चौदहवां संशोधन है। और 14वें संशोधन की बात करें तो 14वें संशोधन में पांडिचेरी को यूटी, पांडिचेरी को यूटी का दर्जा दिया गया, यूटी बनाया। और इसका नाम कब बदला? 2006 में। नाम कब बदला? 2006 में। और नाम बदलकर क्या किया गया? पुडुचेरी किया गया। क्या किया गया? पुडुचेरी किया गया। इसका किसका नाम? पौंडीचेरी का। किसका नाम? पौंडीचेरी का पुडुचेरी किया गया। और पौंडीचेरी को आजाद कब करवाया गया था? ये 1954 में। 1954 में फ्रांसीसियों से आजाद करवाया था। किससे? फ्रांसीसियों से आजाद करवाया था। फ्रांस से मुक्त करवाया गया था। क्लियर है? 3 पहले थे, 4 नंबर दादर नगर हवेली, फिर दमन दीव 5, पुडुचेरी 6, टोटल हो गए 6। अब 7वें की बात करते हैं। 7वां आपने पढ़ा था 1966 में किसे बनाया गया था? चंडीगढ़ को। उन्नीस में किसे बनाया गया था? चंडीगढ़ को यूटी बनाया। किससे अलग करके बनाया? पंजाब से अलग किया गया था इसे। किससे अलग किया गया था? पंजाब से। याद रखेंगे, पंजाब से अलग किया गया था। टोटल हो गए 7। अब बढ़ गए 2019 में 2 नए यूटी। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और कौन सा बनेगा? लद्दाख। कितने हो गए? 9। चंडीगढ़ 7वां, 2 हो गए 9। अब 2020 में 2020 में दमन दीव, दादर नगर हवेली, इनका विलय किया गया। और विलय किया गया। अब अतः अब ये भारत में 1 माइनस हो गया। टोटल कितने यूटी हो गए? 8। ये था अपना टोटल लेक्चर, जिसमें अपनों ने 8 यूटी भी पढ़ लिए, राज्य भी पढ़ लिए, 8 यूटी भी पढ़ लिए। बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में पढ़ने का प्रयास किया है कि अरेंज किया जाए चीज़ों को। ऐसा नहीं कि बिखराव हो चीज़ों में, एक चीज़ तुम पहले पेज पर पढ़ो फिर एक चीज़ लास्ट में पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे दिमाग में लेयर नहीं बन पाती, जीके की पूरी एक सीरीज नहीं बन पाती, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। तो इसलिए कहा गया है कि इसको हमने एक अरेंज्ड मैटर में पढ़ा है। क्लियर है? नाम बदले वाला जो था, नाम मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बता रखे हैं कि कौन कौन से नाम है वो कब बदले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी अरेंज किया गया है। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर ही उन्हें लिखा गया है। ठीक है, तो नाम बदलने वाला है यहाँ पे नाम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं और क्या है। अच्छा, नाम बदलने वाला और करवा दूं थोड़ा सा तुम्हें, 1 मिनट लगेगी। लो, नाम बदलने वाला भी देख लो। हाँ जी, नाम वाला जो आप पहला चैप्टर पढ़ोगे उसमें नाम पढ़ सकते हो। अच्छा, 2 नाम ऐसे हैं जो जनरली किताबों में नहीं मिलते। क्या? कि 1973 में 1973 में लक्कादीप, लक्कादीप नाम था लक्षद्वीप का, नाम बदलकर क्या किया गया? क्या किया गया? लक्षद्वीप कर दिया गया था। अच्छा, 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदलकर क्या कर दिया था? पुडुचेरी। ये मैंने आपको लिखवा दिया है ना वहां पे पुडुचेरी वाले में। अच्छा, आ जाओ, अब याद कैसे करना है। फटाफट से 2-4 मिनट लगाएंगे और पूरे लेक्चर को याद करने की कोशिश करेंगे। पहले मैपिंग करो। इस लेक्चर की क्या करेंगे? माइंड मैप करेंगे। हम कौन सा राज्य पढ़ेंगे? हाँ जी, राज्यों का पुनर्गठन। इस चैप्टर का पूरा एक माइंड मैप अपन तैयार करेंगे। देखो जरा, पहले क्या पढ़े, क्या क्या लिखेंगे? राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। इस पूरे राज्यों के पुनर्गठन में सबसे पहले हमने पढ़ा, पहला पॉइंट आपने क्या बनाया? एक रियासतों का विलय। क्या बनाया?
रियासतों का विलय कि 559 रियासतें आसानी से मिल गई, बाकी 3 रियासतों ने नाटक किए। उन नाटक को हमने जो जम्मू कश्मीर है वहाँ विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवाए, जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया और हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही ऑपरेशन पोलो चलाया और तीनों को मिलाया। तीनों का क्रम क्या है? जम्मू कश्मीर अक्टूबर 1947 है और अपने जूनागढ़ फरवरी 1948 है और लास्ट में अपना बच गया हैदराबाद अक्टूबर 1948 है। ये सारा काम रियासती विभाग ने किया जिसका गठन 1947 में 5 जुलाई 1947 को गठन हुआ था। अध्यक्ष थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके सचिव थे वीपी मेनन। हो गया, रियासतों का विलय हो गया, कंप्लीट है। फिर हम रियासतों के विलय के बाद मांग उठने लगी किस आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हुई। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हुई तो फिर हमने क्या बनाए? भाषाई आयोग बनाए। भाषाई आयोग बनाए। आयोग में हमने पहला 1948 में दर आयोग बनाया, जून 1948 में रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में। इसने दूसरा जो आयोग बनाया वो जेवीपी समिति बनी थी जिसने दिसंबर 1948 में बना था और अपने 1949 अप्रैल 1949 में उसने रिपोर्ट दी थी। तीसरा हमने फिर यहाँ फजल अली आयोग पढ़ा। कौन सा पढ़ा? फजल अली आयोग पढ़ा। और इस आयोग से पहले हमने क्या पढ़ा था? इस आयोग से पहले बीच में हमने एक उल्लेख किया था। यहाँ हम किसका नाम पढ़ेंगे? यहाँ हम पोटी श्री रामलू का नाम पढ़ेंगे। क्या नाम है? पोटी श्री रामलू का नाम पढ़ेंगे, जो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो जाती है। ये पढ़ा, ठीक है साहब, आगे आ जाओ। और क्या है फिर इसके बाद बात करें? इसके बाद हम लोगों ने इसकी सिफारिशें पढ़ी, फजल अली आयोग की सिफारिशें पढ़ी और कहा कि कौन कौन से राज्य बनाए जाने चाहिए। तो इसने सिफारिशों में कहा कितने राज्य बना दो? 16 तो राज्य बना दो और 3 यूटी बना दो। लेकिन भारत ने बात जो मानी वो किस रूप में मानी कि हाँ ठीक है आपने कह दिया, अब हम देख लेंगे अपने आप। तो भारत सरकार ने यहाँ 14 राज्य बनाए और 3 यूटी बनाए और 6 यूटी बनाए। कब बनाए? अपने 1956 में। ये पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम राज्यों पे आ गए कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी राज्य है। सन की बात करेंगे कि कौन कौन से ईयर में। ईयर याद करो सबसे पहले इनके 1960 में, 1963 में। अब मैं एक बार फिर बीच में कुछ बच्चे सोचेंगे 61-62 तो रह ही गया है, वो यूटी वाला है। हमने यूटी का अलग से चैप्टर बनाया है, अलग से स्लाइड बनाई है, उसको यूटी में अलग से पढ़ा है। इसलिए पहले राज्यों की बात करो सारी। 1960 है, 1963 है, 1966 में हरियाणा है, 1971 में हिमाचल प्रदेश है, 1972 में अरुणाचल और उसको मिजोरम को दर्जा दिया गया था यूटी का, और 1972 में ही त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय को राज्य बनाया गया था। 1975 में सिक्किम को राज्य बनाया और 1987 में अरुणाचल और मिजोरम और गोवा इन्हें राज्य बनाया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये बने। 2014 में हमने तेलंगाना बनाया और 2019 में हमने जम्मू कश्मीर को बांट दिया। फिर हमने पढ़ा, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है यूटी। यूटी कैसे बने भारत में? यूटी की बात देख लो कि सबसे पहले हमने 1956 में 6 यूटी बनाए थे, बाद में 3 को राज्य बना दिया, 3 अपने यूटी रह गए थे। उसके बाद 1956 के बाद अगर बात करें तो फिर अपनों ने 1961 में दादर को बनाया, 1962 में दमन और 1962 में ही 14वें संशोधन से पुडुचेरी और फिर 1966 में चंडीगढ़ और फिर अपने 2019 में 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख और फिर 2020 में हमने विलय कर दिया था। किसका? अपने दमन दीव और दादर नागर का विलय कर दिया था। हो गया, पूरा ब्रीफ हो गया। तो पूरा ये मैंने ब्रीफ कर दिया आपको, पूरा चैप्टर 2 से 3 मिनट में पूरा चैप्टर ब्रीफ हो गया आपका। ये माइंड मैप आपके पास होना चाहिए, तब जाकर ही आप इस चैप्टर को याद कर पाओगे और अच्छा रख पाओगे। वरना जमा कर बनाए गए नोट्स और अखबारों की रद्दी या आपकी रफ कॉपी, अगर आपको नोट्स याद नहीं है तो फिर जमे हुए नोट्स जो है वो अखबार की रद्दी और एक रफ कॉपी के रजिस्टर के समान ही है। इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है। बस खोल के देखोगे तो आंखों को थोड़ा अच्छा लगेगा, जीवन में कभी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो याद कीजिए, बार बार चीज़ों को पढ़िए और उसको अरेंज कीजिए। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो यही चैलेंज है कि हम कैसे इस टॉपिक में टिक सकते हैं, कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे और ये PDF आपको बंसल क्लासेस सीकर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।